चाइना के सामने सरेंडर और सीपीसी के सामने सरेंडर तो मोदी जी बहुत पहले कर चुके थे। अब बात आती है चीन के साथ जो हमें खतरा है इस देश का। मैं ये मान के चलता हूँ, ये मेरा अपना समझने का तरीका है कि चीन से भारत को कोई खतरा नहीं है। चीन जो है वो इस समय विश्व की सबसे बड़ी अमेरिका को पीछे छोड़ के बैठी हुई है। वो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए किसी भी देश से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना ही हम तैयार हैं। लेकिन हमारे कुछ रिटायर्ड फौजी जो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं वो टीवी पे बैठ करके जो हल्ला मचाते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में कोई भी वॉर नहीं होने वाली है। कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव जो प्रवक्ता आकर के भाजपा के बैठ जाते हैं और कहते हैं हम भारत सरकार का जवाब दे रहे हैं। हम तो रोज़ उनसे टेलीविज़न पर पूछते हैं कि भैया ये जो 20 हमारे शहीद हुए और बाकी जो हमारे घायल, राजनाथ सिंह जी ने पहले कहा था कि बहुत सारे चीनी आ गए हैं, ये मानना पड़ेगा, तो सरकार झूठ बोलती है कि नहीं आए। और अगर में एंटर किए थे, अगर ये हम मान करके चले जिसकी वजह से इस तरीके के हालात खड़े हुए और हमारे सैनिक शहीद हुए, तो भारत सरकार उसमें झूठ बोलती है। सर, देश में आज 3 राफेल विमान आ चुके हैं सर, और पूरी मीडिया उस पर ही प्रसारण कर रही है और कहा जा रहा है एक बड़ी ताकत हमारी सेना को मिलने वाली है। सर, आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता कि रफ़ेल जहाज़ हों या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के वॉरफेयर तक का इक्विपमेंट जो देश की सेवा में लग सकता है उसका हम स्वागत करते हैं। मैं खुद वायुसेना फैमिली को बिलोंग करता हूं, मेरे पिता वायुसेना में थे, तो इस चीज़ का तो मैं प्यार से मोहब्बत से मैं वेलकम करता हूं। लेकिन हाँ, उस पर जो राजनीति चली आ रही है उस चीज़ का मैं कट्टर विरोधी हूँ। भारत की सेना का बल बढ़े, इससे तो कोई दो राय नहीं है। अभी हाल में हमने सुना है कि रशिया से भी हम जहाज़ लेने वाले हैं, मिग की सीरीज़ और सू की सीरीज़ जो है, तो इनका तो हम वेलकम करते हैं, क्योंकि चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, हाल में वो बच्चा नेपाल भी शुरू हो गया है। और ये जो चीज़ें हैं इनको समझते हुए हमें अपने सुरक्षा को बढ़िया तो बनाना है। लेकिन जो राजनीति है इसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि वो दूसरों पे आक्षेप कर सकते हैं करप्शन का और खुद के करप्शन को नहीं मानते हैं, तो चौकीदार चोर है ये नारा इसीलिए दिया गया था। आज की तारीख में ना भी चलता हो तो मैं तो इसको मानता हूँ चौकीदार चोर है। और वो नींबू मिर्ची टांगने से और नारियल बिना फोड़े ये जो इस तरीके की नौटंकी करके राजनाथ सिंह जी ले करके तो आ रहे हैं, लेकिन ये बेड़ा जो है अभी बहुत बड़ा होना है, अभी बाकी है इस चीज़ की। और मैं ये मानता हूँ कि भारत की सुरक्षा के लिए जितना किया जाए माफ़ कीजिएगा, उतना कम है। लेकिन सर, अगर सीमा सुरक्षा की बात करें, जिस प्रकार से चीन के साथ जो मोदी जी का रवैया रहा है और जैसे उनके बयान आए हैं, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मोदी जी ने आज के लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को समझना पड़ेगा। 2009 में नितिन गडकरी तत्कालीन जो उनके अध्यक्ष थे भाजपा के, वो चीन गए थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिलने। उससे पहले भी इनके नेता जाते रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिलने के लिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस वगैरह पे आक्षेप करने वाले ये भाजपा वाले 2014 के नवंबर महीने में जब खुद नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे, तब आज के जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, वो उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। उनके नेतृत्व में 2014 के नवंबर में नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा ने कोश्यारी जी को 13 एमएलए और एमपीज़ के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिलने के लिए बीजिंग भेजा था। कमाल की बात यह है कि लोगों को ये नहीं पता कि वो किस थे। वो एक हफ्ते के वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप में गए थे। उन्हें समझना था कि कैडर कैसे बनाया जाता है पार्टी के अंदर, उन्हें समझना था कि मार्क्सिज्म, जिसको हम लेफ्ट से करते हैं, मार्क्सिज्म सीखना था, और तो और माओ ज़ेडांग की थ्योरीज समझनी थी कि माओ ज़ेडांग कैसे अपनी थ्योरीज चलाता था। माओ ज़ेडांग का मतलब ये होता है कि माओवाद जिसको हम कहते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार में होने के बावजूद वहाँ पर जा कर के माओवाद सीख के आई 2014 में और भारत में लगाया, जो कि प्रत्यक्ष भी है। तो चाइना के सामने सरेंडर और सीपीसी के सामने सरेंडर तो मोदी जी बहुत पहले कर चुके थे। अब बात आती है चीन के साथ जो हमें खतरा है इस देश का। मैं ये मान के चलता हूँ, ये मेरा अपना समझने का तरीका है कि चीन से भारत को कोई खतरा नहीं है। चीन जो है वो इस समय विश्व की सबसे बड़ी अमेरिका को पीछे छोड़ के बैठी हुई है। वो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए किसी भी देश से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना ही हम तैयार हैं। लेकिन हमारे कुछ रिटायर्ड फौजी जो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं वो टीवी पे बैठ करके जो हल्ला मचाते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में कोई भी वॉर नहीं होने वाली है। अब आप कहेंगे कि तो फिर ये जो हालात हुए गालवान में और आज की तारीख में पैगोंग त्से में भी एक
बहुत बड़ी एक रेंज है अरुणाचल में जिसमें चीन घुसा हुआ है। तो जिस तरीके से कुछ हमारे शहीद हुए, अब ये सवाल का जवाब तो भारत सरकार को देना चाहिए। हम कौन होते हैं जवाब देने सर, वाले? भारत सरकार तो दे रही है कि कोई भी हमारी पोस्ट के अंदर चीनी सैनिक नहीं आए, ना हमारे सीमा के अंदर आए, लेकिन 20 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, तो क्या वो चीन की सीमा के अंदर गए सर? एग्जैक्टली यही तो मैं सवाल करता आया हूँ। भारत सरकार के सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव जो प्रवक्ता आकर के भाजपा के बैठ जाते हैं और कहते हैं हम भारत सरकार का जवाब दे रहे हैं। हम तो रोज़ उनसे टेलीविज़न पे पूछते हैं कि भैया ये जो 20 हमारे शहीद हुए और बाकी जो हमारे घायल, राजनाथ सिंह जी ने पहले कहा था कि बहुत सारे चीनी आ गए हैं, ये मानना पड़ेगा, तो सरकार झूठ बोलती है कि नहीं आए। और में एंटर किए थे, अगर ये हम मान करके चले जिसकी वजह से इस तरीके के हालात खड़े हुए और हमारे सैनिक शहीद हुए, तो भारत सरकार उसमें झूठ बोलती है। तो भारत सरकार यहाँ तक के CDS साहब, CDS हमारे जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के बनाए गए हैं बिपिन, झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि आज मैं बिपिन रावत जी से भी आपके माध्यम से एक सवाल पूछ लेता हूं कि जब डोकलाम हुआ था उसके बाद जो वुहान में चीन में जिनपिंग और मोदी जी की जो मीट हुई थी वुहान में डोकलाम के बाद, उसके अंदर ये निर्णय लिया गया था कि भारत और चीन की सेनाएं इस LAC पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बातचीत करके मामले को ठंडा रखेंगी। आप बिपिन रावत जी तत्कालीन भारत की सेना के प्रमुख थे, सेना अध्यक्ष थे। क्या भारत सरकार या अब रिटायर हो चुके बिपिन फौज से CDS भले ही हैं लेकिन कोई वॉर एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले सकते, तो क्या वो आज की तारीख में हमें ये बता सकते हैं रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि अब तो आर्मी एक्ट के अंदर नहीं आते, कि आपने क्या कदम उठाए थे? हम बता सकते हैं कोई कदम नहीं उठाए थे। इसलिए डोकलाम के बाद गालवान हुआ। आज की तारीख में पैगोंग के अंदर आर्मी घुसी हुई है उनकी, और अरुणाचल का बहुत बड़ा एरिया उन्होंने पकड़ा हुआ है। तो क्या लगता है सर, सेना भी अब झूठ बोलने लगी है जो PC प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है सर? सेना झूठ नहीं बोलती, कभी कभी सेना कुछ बोलती नहीं है, फ़र्क है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि मेरी सेना झूठ बोलती है। मैं ये झूठ तो बोला ना उन्होंने कि हमारा कोई सैनिक उनके कब्जे में नहीं है, लेकिन सुबह को 10 सैनिक आते हैं ना सर। मैं फिर भी कहूँगा कि वो झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मैं इस बात को नहीं मानता कि सेना के बड़े अधिकारी जो हैं वो झूठ बोलते हैं। मुझे ये लगता है कि हमारे देश में राजनीतिक प्रेशर में चला करके कुछ बातें बुलवाई नहीं जाती हैं। अब उसका तात्पर्य फिर ये निकलता है कि बाद में आप सवाल कर सकते हैं सेना से।